तो कहते हैं हमने मार दिए सारे अपराधी। मैं गुजरात से आ रही हूँ। गुजरात की एनसीआरबी की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियाँ 41,620 लड़कियाँ गायब हुई है। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देखिए डाटा उठाइए, गूगल उठाइए, आपको तुरंत एनसीआरबी की रिपोर्ट बीतने जा रहा है। अभी तक इस साल को अरेस्ट नहीं किया गया और हम पूरे देश की बात है बेटियां आज हम पहलवान के साथ है। और उस गाइडलाइंस के हिसाब से तो जैसे ही कोई संगीन आरोप लगता है तो तुरंत ही उस आरोप के बाद मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाना, पहले तो उसको एफआईआर करनी चाहिए। तो बहुत दुखद बात है कि यहाँ पे एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट जब इंटरफियर हुई तब जाके एफआईआर हुई। हाँ, उसको भी 5 दिन लगे। हाँ, उसके बाद जो ये एफआईआर दर्ज किया थी, ये बहुत ही गलत बात है। तुरंत एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर के बाद भी आज मेरे ख्याल से 28 अप्रैल को एफआईआर हुई है और आज 21 मई है। पूरा महीना बीतने जा रहा है पर अभी तक इस इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया। और हम पूरे देश की माँ बहन बेटियां आज हम इन पहलवान बेटियों के साथ हैं। जो मैम जो एनसीआरबी का डाटा है उसके हिसाब से टॉप जो 12 स्टेट हैं जिसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन अपराध जो महिलाओं के खिलाफ होता है उसमें से 7 में टॉप 7 में बीजेपी रूट स्टेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है जनता के पास कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो भी डाटा बता रहा है, चाहिए कुछ भी बोले, बता रहा है और ये हकीकत भी है और ये हम जानते भी और हमको मालूम है। नेता तो कहते हैं हमने मार दिए सारे अपराधी। आप मेरी बात सुनिए, मैं गुजरात से आ रही हूँ और गुजरात की एनसीआरबी की 2021 तक की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41,000 लड़कियां 41,620 लड़कियां गायब हुई है। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप देखिए डाटा उठाइए, गूगल उठाइए, आपको तुरंत सबकी सब एनसीआरबी की रिपोर्ट मिलने वाली है। बाकी स्टेट्स में भी बहुत बुरी हालत है। नंबर 1 पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कांग्रेस की राजस्थान है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अगेन बीजेपी रूट स्टेट। चौथे नंबर पे टीएमसी है, वेस्ट बंगाल। तमाम स्टेट, यहाँ तक कि नवीन पटनायक का उड़ीसा भी उसके अंदर शामिल है। टॉप 12 के अंदर दिल्ली भी है 13 के अंदर और वो दिल्ली भी सेंटर रूल्ड है। तो कहने का मतलब है कि तमाम जो मैसेज जो जा रहा है जनता पे ये जा रहा है कि महिलाएं बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है और कांग्रेस भी कहीं दूर नहीं है उससे। तो इसके बारे में क्या कहते हो? देखिए, कांग्रेस तो 2014 से अभी तो रूलिंग में आई ही नहीं है और लेकिन राजस्थान में तो रूल में है मैम और दूसरे नंबर पे हो। हाँ, ठीक है, नंबर 2 पे आ रहा है। बात सही है। अगर राजस्थान में दूसरे नंबर पे है तो वहाँ पे भी जो कुछ भी गलती है या जो कुछ भी है उसके सामने भी एक्शन लिए जाएंगे। परंतु गुजरात में क्या हो रहा है, जहाँ के प्रधानमंत्री है, जहाँ के होम मिनिस्टर है, जब हम बात करते हैं पूरे देश की कर रहे हैं, खाली गुजरात की नहीं कर रहे, पूरे देश की बात कर रहे हैं, उसमें डाटा शो कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली गुजरात से आ रही हूँ तो मैं अपने राज्य का तो डाटा बोलूंगी ना, क्योंकि गुजरात में तो सबको हरा चश्मा लगा रखा है। तो वो बोलते हैं नहीं कि हरियाली, उसको हरियाली दिखती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केरल स्टोरी के बारे में हमारे नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते हैं कि सबको केरल स्टोरी देखनी चाहिए। अरे भी अपने गुजरात मैम रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही कन्नौज के अंदर एक केस हुआ है। 7 साल की बच्ची है, गरीब आदमी की होगी, कोई शायद गरीब फैमिली से बिलोंग करती होगी। वो 7 साल की बच्ची है, उसको एक शादी के समारोह से उसको अगवा करके ले गए और उसके बाद में उसका रेप कर दिया, आंखें फोड़ दी, आंखें दोनों बाहर निकाल दी, उसका नीचे का हिस्सा सारा काट दिया और उसके बाद में उसको जला दिया उसकी बॉडी को। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। अभी तक उसको हमने पूरे सारे मीडिया को कहा है लेकिन उसकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई वो अरेस्ट भी नहीं हुआ उस केस के अंदर। वो केस पूरी तरह से छुपा दिया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह सरकार के हिसाब से चलता है, वो केस को दबा दिया। शायद वो किसी गरीब की लड़की होगी, उसको गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है इस देश के अंदर। हैवानियत तो हैवानियत ही है, वो किसी भी हद तक हैवानियत जा सकती है। 32,000 रेप्स होते हैं इंडिया में हर साल। मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पर अभी जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ सुरक्षा कहाँ है? इतने सारे खुलेआम लड़कियों को लोग पकड़ के ले जाते, उठा के ले जाते, किडनैप कर लेते हैं, एब्डक्ट कर लेते हैं, पर लेकिन सजा कहाँ मिलती है? कितनों को मिलती है? कन्विक्शन तो बहुत ही कम है और कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। तो यहाँ पे देश में सबसे पहले तो पोक्सो का एक्ट तो आगे अमल ही नहीं हो रहा है। जब इस तरह के यौन शोषण के लिए अमल नहीं हो पा रहा है तो आप सोचिए कि जहाँ पे बलात्कार के केस है और सामूहिक बलात्कार के केस है वहाँ पे क्या होगा कि करीब ये तो इन्फ्लुएंशियल बेटियां हैं, ये तो पहलवान लड़कियां हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, इनके तो डायरेक्ट सब लोगों से कनेक्शन है, तब पे इनकी आवाज से सुनाई जा रही है, इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो फिर जो बेचारी गरीब बेटियां, जो आपने अभी कन्नौज का उदाहरण दिया, बहुत ही दुख की बात है, बहुत गलत बात है, बहुत शर्म से दिल मतलब बेचैन हो जाता है कि हमारे देश में आखिर ये सब क्या हो रहा है। बहुत दुख की बात है, देश में हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। मोदी दूसरा मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं, 2000 का नोट बंद हो रहा है। देखो 2000 का जो नोट बंद हुआ है वो 2000 का नोट भी इनकी सोची समझी साजिश है। 2016 में इन्होंने पहले नोटबंदी करी और उस टाइम पर उन्होंने क्या बोला था, आतंकवाद दूर हो जाएगा, इन्होंने बोला था भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और इन्होंने बोला था कि गरीबी दूर हो जाएगी। पर ये क्या हुआ अभी? और आप देख रहे हैं कि दोबारा से 2000 का नोट, अरे 2000 का नोट बंद ही करना था तो तुमने छपाई क्यों? और आज गरीब इंसान को फिर से तुम लाइन में लगवा रहे हो। थोड़ा तुमने टाइम दिया, बात सही है, पर 2000 का नोट तुमने छापा ही क्यों था? अभी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। मेरी बात सुनिए, 2000 का नोट
नोट आज से नहीं, मैं आप सबसे पूछती हूँ क्या 6 महीने 1 साल से आपने 2000 का नोट किसी देखा था? हमने तो किसी ने नहीं देखा। हमारे पास 2000 नोट बैंक भी नहीं दे रही थी, बड़ी बड़ी विड्रॉल के बावजूद भी बैंक 2000 का नोट नहीं दे रही थी। तो 2000 के नोट तो इन्होंने पहले ही मार्केट से गायब कर लिए हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और ये साजिश के तहत एक न एक दिन पर्दाफाश होगा कि 2000 का नोट गायब करने के पीछे की क्या मंशा है, ये भी सबके क्या साथ। लगता है आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात है मार्केट में 2000 का नोट था ही नहीं और बेचारी किसी ने, महिला ने, गृहिणी ने या किसी गरीब इंसान ने कुछ थोड़ी बहुत बचत करके अपने लॉकर में या अपने घर के अंदर 2-2 हजार के कुछ रुपए बचा भी लिए, तो भी अब वो सबके आम सामने खुले आम हो जाएंगे। एक गृहिणी होती है, मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक पत्नी हूँ, एक गृहिणी हूँ, तो क्या होता है कि माँ जो होती है 2-2 हजार ऐसे कुछ नोट होते हैं संभाल के रखती है, कभी आटे के डिब्बे में, कभी चावल के डिब्बे में, कभी दाल के डिब्बे, अब उसको भी बाहर ला के देने पड़ेंगे। और वो संकट के समय में जब घर में परिवार में कोई संकट होता है तब जाके वो नोट निकालती थी, पर अब उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह से ये नोट मैंने संभाल के रखे थे। तो आम जनता पे तो इसका फर्क पड़ना ही पड़ता है। साहब आप गुजरात से आते हैं, लेकिन गुजरात मॉडल की तो चर्चा पूरे देश में होती है। असली है नकली है? क्या बोलूं अब गुजरात मॉडल। आपने देखा इलेक्शन से पहले मोरबी का पुल टूटा था, 135 लोग मर गए। मोरबी का पुल टूटा था जिसको रिनोवेशन के नाम पे 5 दिन के अंदर ये पुल चालू कर दिया और फिर इतने सारे लोग मर गए। और ये पुल तो टूटा, उसके बाद अभी आप देख लीजिए अहमदाबाद में आ जाइए, अटल ब्रिज बनाया गया। अटल ब्रिज अभी उसके अंदर नीचे कांच लगाए गए थे, जो 80,000 का एक कांच आता है, उस कांच में भी दरारें पड़ गई है। आप आ जाइए गुजरात में, वेलकम और देख लीजिए। अमित शाह जी ने कहा इसके बाद 5 साल के लिए एक 40,000 करोड़ का एक पुल बना था जिसको खोखरा में अहमदाबाद ब्रिज कहते हैं, और वो ब्रिज को अब तोड़ने की नौबत आ गई है क्योंकि इतना कमजोर ब्रिज है कि उसके ऊपर से कोई वाहन जा नहीं सकता है, कोई व्हीकल जा नहीं सकता है। और जो 50,000 करोड़ का जो ब्रिज था जिसको 50 साल चलना चाहिए था, उसको 5 साल के अंदर तोड़ने की नौबत आ गई। अब ये है गुजरात का मॉडल। अमित शाह जी ने कहा कि देश के विकास में 4 गुजरातियों का अहम रोल है, एक नाम नरेंद्र मोदी जी का भी है उसमें। भैया नरेंद्र मोदी ने तो सारी माया लगा रखी है, वो तो उसको तो सबको अंधभक्त बता रखा है। मैं तो कहती हूँ नरेंद्र मोदी को बिठा दो और ये हिटलर को उठा दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे, दोनों ही तानाशाह है। लेकिन मोदी जी तो देशभक्ति की बात करते हैं हमेशा। क्या देशभक्ति की बात करते, देश को लड़ाने की बात करते। सत्यपाल मलिक जी ने जो पुलवामा के ऊपर बात रखी है, क्यों उस बात के ऊपर ये लोग पर्दा फेंकने की जो कोशिश कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा में उन्होंने पहले आगाह किया था कि इनके रोड के रास्ते नहीं पर इनको एयरलिफ्ट किया जाए, पर वो बात नहीं सुनी गई और सत्यपाल मलिक को बोला गया कि आप चुप रहिए, अपनी आवाज को बंद रखिए। तो क्या लगता है न्याय प्रक्रिया में कोई लचीलापन है जो न्याय नहीं मिल रहा बेटियों को? अभी न्याय में तो क्या है, जब ये अपने रंजन गोगोई जैसे जो चीफ मिनिस्टर थे वो संसद सभ्य बन के बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो न्याय किसको मिलने वाला है? जो रिटायर्ड जजेस है, रिटायर्ड जजेस के बाद वो लोग लालच में पड़ जाते हैं कि अब हमको कोई और पद चाहिए और वो सरकार की चमचागिरी करना शुरू कर देती है। इस वजह से न्याय तंत्र एकदम लचीला हो गया है। ये तो ठीक है, चंद्रचूड़ जी जो अभी हमारे चीफ जस्टिस बने हुए ऑफ इंडिया, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो भी रहा है, परंतु यहाँ पे न्याय तंत्र में भी आप देखेंगे तो सबका सब जातिवाद, ब्राह्मणवाद और ये सब चलता है और यहाँ पे न्याय की भी बहुत मुश्किल गुंजाइश है। रेस्लर ने इतनी मेहनत से मेडल लाते हैं, उसी मेडल की कीमत मैडम मात्र 15 रुपए आकी जाती है। 15 पैसे का आदमी 15 रुपए आकी जाती है। देखिए ये तो इंसान की समझने की बात है। मेडल मतलब एक राष्ट्र की शान होती है, मेडल एक अपने आप में इज्जत की बात होती है, उसमें देश का एक गौरव छुपा होता है। अब उसको आप पैसों से नहीं आंक सकते। तो सांसद जी ने खुद कहा कि उसकी 15 रुपए कीमत। वही तो कह रही ना, उसको पैसों से तो आंका नहीं जा सकता। उसको क्या पता ये लड़कियों ने कितनी मेहनत करके देश का नाम और मेडल जीते हैं। उन्होंने एक और बात कही है कल कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे निराधार है। वो तो देखो चोरी करने वाला हर चोर कहता है भी मैंने तो चोरी नहीं की। इवन मर्डर करने वाला जिसके आई विटनेस होते हैं वो भी कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया और वो भी अपना बचाव पक्ष में वकील रखता है। तो ये तो यही बात हो गई ना, ये कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी तुम पेश हो जाओ ना। पुलिस खुद अपने आप सही पे सही और झूठ का झूठ निकलवा लेगी, पर लेकिन पुलिस में भी शंका के दायरे पे है क्योंकि पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट ही नहीं किया है। क्या समाधान हो रहा है आपके हिसाब से? समाधान क्या, उसको अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट करना चाहिए ना। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मोदी जी कहे तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। तो मोदी कहते क्यों नहीं है? कहना चाहिए ना। मोदी जी क्यों नहीं कह रहे? क्या मोदी जी तो बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों नहीं कहते? आज उनकी बेटियां है ना, उन्होंने तो कहा था कि आप तो मेरी बेटियां हो, तो इन बेटियों की इज्जत के लिए आप लोग क्यों नहीं कहते कि भी उसको अरेस्ट करो?
मैम धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। बेकार आदमी है, एकदम घटिया आदमी है। ऐसे ऐसे लोगों को तो लोग सर पे उठा लेते हैं। तो दरअसल तकलीफ हमारी आपकी जैसों की भी है, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर हैं और जो टीवी मीडिया पे देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। अब उसके अंदर ढोंगी और एकदम बेकार सा आदमी कहीं देखा नहीं है, पर लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। और हिंदू राष्ट्र तो बन नहीं सकता किसी भी हालत में। भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान दिया है और संविधान समता, स्वतंत्रता, एकता के सिद्धांतों पर है। इस संविधान के हिसाब से आर्टिकल जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, उसके हिसाब से सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र तो ये देश में कभी भी नहीं बन वो सकता। पर्ची निकालते हैं और सच हो जाता है, ये कैसा है? वो तो बकवास कर रहे हैं ना, वो तो मैं तो पहले बोल दिया बेकार है, उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ऐसे घटिया ढोंगी और फसादी लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हम ही लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है।